प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएलवी हिंदी ट्रिकी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक संवाद सेतु का अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। पत्रकारिता के कौन कौन से क्षेत्र है और उनमें किस प्रकार की पत्रकारिता होती है, और पत्रकारिता में विविध क्षेत्रों की पत्रकारिता में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो इसके बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनका भी जिक्र करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो के लिंक को, इस चैनल के लिंक को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और इस चैनल के लिंक को आप विद्यार्थियों तक पहुंचाने के अतिरिक्त इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही मेरी कोई क्लास इस यूट्यूब पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पाठ का क्या उद्देश्य है। तो इस अध्याय के तहत यहाँ पे उद्देश्य आप देख रहे हैं कि इस अध्याय के तहत प्रमुख क्षेत्रों के समाचारों और पत्रकारिता के लेखन, उनकी आवश्यकता और उसके प्रभावों के बारे में जानकारी देना इस पाठ का उद्देश्य है। आज के युग में प्रत्येक क्षेत्र में वैशिष्ट्य हासिल किया जा रहा है, मतलब विशेष महारत हासिल की जा रही है और उसका चहुमुखी विकास भी हो रहा है। विश्वव्यापी विकास के चलते प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता की भी जरूरत होती है। कोई भी क्षेत्र है उसका विशेषज्ञ होना जरूरी है। अतः प्रत्येक क्षेत्र के समाचारों के लिए अलग से रिपोर्टरों और संपादकों की आवश्यकता होने लगी है। इस अध्याय में समाचारों के संकलन और उनके लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति सजग रहना और समाचारों के स्रोत के बारे में जानकारी देना भी इस पाठ का उद्देश्य है। अब अपन पढ़ते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं विविध क्षेत्रों की पत्रकारिता, मतलब किन किन क्षेत्रों में पत्रकारिता के क्षेत्र है। तो वे क्षेत्र इस प्रकार है। विज्ञान पत्रकारिता। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न ये बनता है कि विज्ञान पत्रकारिता क्या है। विगत कई दशकों से विज्ञान समाचारों की ओर पाठकों का रुझान बढ़ा है। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की है, हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचारों को स्थान दिया जाने लगा है। विज्ञान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हो रहे शोध कार्य या खोज कार्यों में भी प्रगति हुई है और आम जन की जिज्ञासा वृत्ति के कारण ऐसे समाचारों की पठनीयता में वृद्धि हुई है। पत्रकारिता के इतिहास पर दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि भारतेंदु के समय से द्विवेदी युग तक सभी पत्र पत्रिकाओं में वैज्ञानिक रचनाएं देखने को मिलती है। मतलब भारतेंदु युग की बात करें या द्विवेदी युग की बात करें तो इन युगों में विज्ञान से संबंधित रचनाएं देखने को मिलती है। वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तह तक जाकर जानकारी प्राप्त करना। अब वैज्ञानिक पत्रकारिता क्या है कि विज्ञान के क्षेत्र में होने वाला कोई कार्यक्रम, विज्ञान की किसी उपलब्धि या खोज की गहराई तक जाकर जानकारी प्राप्त करना और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना, भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। तो ये विज्ञान पत्रकारिता की परिभाषा है। विज्ञान समाचार के लिए उपलब्ध सामग्री प्राय काफ़ी जटिल होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे कठिन काम है विज्ञान पत्रकारिता, क्योंकि इसकी सामग्री है वो बहुत जटिल होती है तथा आम पाठक के लिए इसे समझना दुष्कर होता है, क्योंकि विज्ञान की शब्दावली, विज्ञान की जो खोजें हैं उनसे संबंधित जो सामग्री है वह आम पाठक के लिए समझना बहुत कठिन होता है। विज्ञान के समाचारों को सरल और आमजन की समझ आने वाली भाषा का प्रयोग ऐसे समाचारों में होना आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो, विज्ञान समाचारों में तकनीकी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपके लिए बता दूं कि जहाँ तक संभव हो, विज्ञान की जो भी न्यूज, जो भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं उसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं हो। जैसे आप बात करते हैं आईटी या डीआरडीओ या आप अनेक प्रकार के तकनीकी से संबंधित जो शब्द है उनका प्रयोग कम होना चाहिए ऐसे समाचारों में, क्योंकि तकनीकी शब्द को आम पाठक है वो समझ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में समस्त कथा को भली भांति
समझने के बाद सामान्य भाषा का प्रयोग कर उसे अपनी भाषा में प्रस्तुत करना ही विज्ञान पत्रकारिता की सफलता का राज है। विज्ञान की जानकारी दो तरह से दी जा सकती है। अब विज्ञान की जानकारी किस ढंग से दें कि आम पाठक उसे समझ सकें। तो विज्ञान की जानकारी दो तरीके से दी जा सकती है। मनोरंजक ढंग से तथ्यों को सिर्फ उनके शुद्ध रूप में देकर, यानी मनोरंजक पूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण हो और उनको शुद्ध रूप में रखा जाए। तथ्य और जानकारी को अपने आप में ही पूर्ण समाचार मानकर और जानकारी को सामाजिक संदर्भ और राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करना। मतलब विज्ञान की जानकारी इन दो तरीकों से दी जा सकती है। विज्ञान समाचारों में कौन कौन से विषय आते हैं? तो विज्ञान समाचारों में उपग्रह प्रक्षेपण के समाचारों से लेकर नई दवाओं के शोध, मौसमी बीमारियों और उनकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास, चिकित्सा के क्षेत्र में की गई नई खोजें, फलों सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए किए गए रासायनिक प्रयोग, कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान, भूस्खलन, बाढ़ और जंगलों से संबंधित समाचार विज्ञान समाचारों के क्षेत्र में आते हैं। तो वनों में पेड़ों की कटाई से संबंधित समाचार है वो भी इसकी श्रेणी में रखे जाते हैं। अब देखते हैं खेल पत्रकारिता क्या है। आधुनिक युग में खेलों के प्रति भी पाठकों की रुचि बढ़ने लगी है। एक समय था जब रेडियो पर कमेंट्री सुनने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, किसी एक टीम की जीत या हार पर खुशी मनाते थे। आज भी दर्शक टीवी पर मैच देखने के लिए बेताब रहते हैं। दूसरे दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट, विशेषज्ञों की राय और टिप्पणी जानने की भी उनकी जिज्ञासा रहती है। इसी जिज्ञासा वृत्ति को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्रों में एक पूरा पृष्ठ या फिर कई पृष्ठ है या दो पृष्ठ है वो खेलों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो खेल पत्रकारिता का महत्व इस बात से आप समझ सकते हैं कि हर समाचार पत्र में उसके लिए एक अलग से खेल पृष्ठ है वो निर्धारित होता है। यह खेल पृष्ठ हमें बताता है कि खेल पत्रकारिता कितनी महत्वपूर्ण है। खेलों की रिपोर्टिंग करना बड़े ही धैर्य और अनुभव का काम है। इसलिए सामान्य रिपोर्टिंग से हटकर खेल रिपोर्टिंग है वो दुष्कर मानी जाती है। इसके लिए व्यापक अनुभव, खेल से संबंध में पर्याप्त ज्ञान, उसके लिए बने हुए नियम, समय समय पर किए गए बदलाव की संपूर्ण जानकारी, संबंधित रिकॉर्डिंग की जानकारी आदि होना आवश्यक है। खेल संगठनों के बारे में जानकारी के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णय, संभावित मैच, विशेष खिलाड़ियों की संपूर्ण जानकारी और उनके रोमांचकारी प्रदर्शन के अंशों के बारे में ज्ञान आदि की अपेक्षा भी एक रिपोर्टर से की जाती है। तो एक खेल रिपोर्टर में इन गुणों का होना आवश्यक है। अन्य समाचारों अथवा समाचार रिपोर्टरों की तरह खेल समाचार के रिपोर्टरों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे पक्षपातहीन रिपोर्टिंग के साथ साथ मैच का सही वर्णन करें एवं ईमानदारी से करें। तो यह एक खेल पत्रकार से अपेक्षा की जाती है। बिना किसी लालच के आलोचना करने से बचते हुए की गई रिपोर्टिंग को आदर्श रिपोर्टिंग कहा जाता है। यानी किसी भी लालच में नहीं आए, किसी की बिना वजह आलोचना न करें और ऐसी रिपोर्टिंग है उसको कहा जाता है आदर्श रिपोर्टिंग। प्रथम एशियाई खेलों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने संदेश में कहा था कि खेल को खेल की भावना से खेलो। तो यह कथन किसका है? प्रथम एशियाई खेलों में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि खेल को खेल की भावना से खेलो। यह संदेश खिलाड़ियों के सामने जो आदर्श प्रस्तुत करता है वही संदेश खेल समाचारों के लेखकों के लिए भी अनुकरण योग्य है कि मतलब खेल को खेल की भावना से खेलो और खेल पत्रकारी से संबंधित पत्रकारिता है वो पत्रकारिता की भावना से करो। खेल पत्रकार कई तरह के होते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो ऐसी पत्र पत्रिकाओं में पूर्वकालिक पद पर कार्य करते हैं। मतलब किसी पत्र या पत्रकारिता में वो पूर्वकालिक पद पर कार्य करते हैं, उनका पद निर्धारित होता है। और कुछ पत्रकार है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों ये हुआ कि पूर्वकालिक पद पर कार्य करते हैं, मतलब जैसे किसी पत्रिका का कोई पत्रकार है, खेल पत्रकार, वह केवल पत्रिका के लिए ही
वह खेल से संबंधित जानकारी जुटाता है, या कोई दैनिक भास्कर का है तो वह दैनिक भास्कर के लिए ही सामग्री जुटाता है। जबकि जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं वे अपनी पत्रकारिता का खेल के संबंध में जो अंश है वो पत्रिका को भी दे सकते हैं, वो भास्कर को भी दे सकते हैं, वो नवज्योति को भी दे सकते हैं। जो स्वतंत्र होते हैं अपने आलेख भिन्न भिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं को भेजते रहते हैं और उन्हें प्रकाशन के बदले मानदेय दिया जाता है। इन्हीं पत्रकारों में कुछ विशेषज्ञ भी होते हैं जो किसी खेल पर अपनी विशेष टिप्पणी अथवा साक्षात्कार करते हैं या किसी विशेष मुद्दे पर अपनी विशेष टिप्पणी व्यक्त करते हैं। अब खेल पत्रकार है उसमें किन गुणों का होना आवश्यक है, एक खेल पत्रकार में किन किन बातों की जानकारी उसे होना आवश्यक है, तो बढ़िया प्रश्न बन रहा है। तो उसकी नज़र हो वो सूक्ष्म और खोजपूर्ण नज़र हो, खेल के नियमों की उसे संपूर्ण रूप से जानकारी हो, भाषा का उसे समुचित ज्ञान हो, खेल की तकनीकी शब्दावली है उसका ज्ञान हो। जैसे अपने क्रिकेट की बात करें तो एलबीडब्ल्यू क्या है, कॉट बिहाइंड क्या है, या फिर बात करें कि कॉटन बोल्ड क्या है, या लेग ऑन क्या है, लेग ऑफ क्या है, मिड ऑन क्या है, मिड ऑफ क्या है, मतलब इन चीज़ों का उसे ज्ञान होना जरूरी है। विशेष खिलाड़ियों और पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करने का साहस भी उसमें होना चाहिए। तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में आम पाठक की भाषा के रूप में प्रस्तुत करने की कुशलता भी उसमें होनी चाहिए। पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल भी उसमें होना चाहिए। और तेज गति से लिखने की आदत, और हम तो ये कहेंगे कि तेज गति से बोलने की आदत भी उसमें होनी चाहिए। खेल समाचारों की भाषा अन्य समाचारों की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है। खेल समाचारों की भाषा कई बार अनौपचारिक हो जाती है, मतलब उसमें औपचारिकता का पुट नहीं रहता, वह अपने मूल नियम है उनसे थोड़ी हटकर हो जाती है। जैसे भारत ने धुआंधार बल्लेबाजी कर बॉलर्स को खूब छकाया या मैच को धो दिया, आदि आदि ऐसे शब्द है जिनका मूल अर्थ, यदि इस पंक्ति का मूल अर्थ अपन खोजें तो इससे इतर इसका अलग अर्थ निकलता है। मतलब औपचारिक बात नहीं दिखाई देती, वह थोड़ी अनौपचारिक हो जाती है। अब है फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता क्या है? फिल्मों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, उसी प्रकार फिल्म पत्रकारिता का इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। हिंदी के फिल्म पत्र कलकत्ता से भी निकलते थे, बम्बई से भी, परंतु अग्रणी होने का श्रेय दिल्ली को है। फिल्म पत्रकारिता के संबंध में कौन सा क्षेत्र अग्रणी है, तो वह है दिल्ली। 1931 में बम्बई की इंपीरियल कंपनी ने आलम आरा जो एक फिल्म का है उसका निर्माण करके लोगों को चौंका दिया था। आलम आरा फिल्म कब बनी? 1931। सिनेमा के गूंगे कलाकार बोलने लगे और गाने लगे, तो यह हिंदी की पहली सहवाक फिल्म थी, मतलब जिसके पात्र बोलते थे और गाते थे। इससे पहले जो फिल्में बनती थी वो मूक फिल्में थी। इस जादू को देखकर पढ़े लिखे समाज पर सिनेमा का जादू चल गया। लोगों में फिल्मों के बारे में, उनमें कार्य करने वालों के विषय में जानने की उत्सुकता जागृत हुई। इसको दिल्ली के कुछ जागरूक लोगों ने अनुभव किया और अनुभव करके उन्होंने 1932 में दिल्ली में रंगभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो रंगभूमि पत्रिका किससे संबंधित थी? फिल्म पत्रकारिता से संबंधित। हिंदी की इस प्रथम फिल्मी पत्रकारिता के संपादक थे लेखराम। तो हिंदी की प्रथम फिल्म पत्रकारिता कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रंगभूमि। और इसके संपादक कौन थे? श्री लेखराम। यह पत्रिका साप्ताहिक थी, 7 दिनों में एक बार छपती थी और इसका मूल्य था 2 पैसे। श्री रामचंद्र तिवारी ने हिंदी की पहली पत्रिका नव चित्रपट को माना। तो ये तो पहली थी, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि श्री रामचंद्र तिवारी ने हिंदी की पहली पत्रिका किसे माना फिल्मी पत्रिका, तो वह नव चित्रपट को माना, जो 1932 में दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। स्वाधीनता से पूर्व हिंदी के प्राय सभी दैनिक स्वाधीनता आंदोलन को सक्रिय सहयोग दे रहे थे।
सभी दैनिक मतलब सभी दैनिक समाचार पत्र। वैसे भी तब तक शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग फिल्मों और फिल्म बनाने वालों को हेय दृष्टि से देखते थे। मतलब उनको वो अम, एक अनादर के भाव से या शक की दृष्टि से देखते थे। हिंदी के साहित्य वर्ग की दृष्टि में सिनेमा केवल और केवल एक घटिया मनोरंजन का साधन था। प्रत्यक्ष रूप में भारतीय फिल्में राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक सहयोग नहीं दे पा रही थी। फिल्म बनाने वालों के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं था। विदेशी सेंसर बोर्ड के होते हुए जब फिल्मों के नाम बम और महात्मा तक रखना अपराध था, सिनेमा के पर्दे पर महात्मा गांधी और नेहरू के चित्र तक दिखाना गैरकानूनी था, तब भला फिल्मों में प्रत्यक्ष रूप से देश की आज़ादी की बात कर पाना कैसे संभव हो सकता था। इस सत्य के बावजूद प्रत्यक्ष रूप से सिनेमा ने नवजागरण में अपनी भूमिका अदा की। अमर ज्योति, वहाँ, ब्रांडी की बोतल, पड़ोसी जमींदार, अपना घर, जमीन, सिकंदर, राम शास्त्री, नया तराना आदि वे फिल्में थी जिन्होंने दर्शकों में देश के प्रति प्यार जागृत किया और देखने वालों को सांप्रदायिक एकता, अन्याय का विरोध और भारतीयता के प्रति श्रद्धा रखने की प्रेरणा दी। तो प्रश्न ये बनता है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन सी ऐसी फिल्में थी जिन्होंने लोगों को अन्याय का विरोध करने, भारतीयता के प्रति श्रद्धा रखने, सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। तो ये यहाँ पर हमने जो भी फिल्मों के नाम पढ़े, ये फिल्में उस समय की है। स्वाधीनता से पूर्व मुंबई और कोलकाता के अंग्रेजी दैनिक तो थोड़ी बहुत फिल्म सामग्री देते ही थे, परंतु हिंदी में विश्वामित्र को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में फिल्मों की चर्चा नहीं होती थी। राष्ट्रीय दैनिक पत्रों का रवैया बदला जब नव भारत टाइम का प्रकाशन हुआ। नव भारत टाइम ने लगभग आरंभ से ही साप्ताहिक फिल्मी स्तंभ दिए। दैनिक हिंदुस्तान ने आरंभ में थोड़ी सामग्री दी और बाद में नियमित रूप से सप्ताह में एक बार एक पृष्ठ फिल्मों पर देना प्रारंभ कर दिया। उधर राष्ट्रीय दैनिकों के स्वरूप में आए इस परिवर्तन के फलस्वरूप आज नवजीवन, स्वतंत्र भारत, नव भारत, नई दुनिया आदि अन्य दैनिकों ने भी फिल्मों और फिल्म वालों पर नियमित रूप से टिप्पणियां प्रकाशित करनी शुरू कर दी। इस बदले हुए दृष्टिकोण के कई कारण थे। एक कारण तो था हिंदी का पाठक अब उस विधा के विषय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक था जो उसके मनोरंजन का सबसे प्रिय साधन थी। और दूसरा कारण था स्वाधीन भारत में राष्ट्र के नव निर्माण में सिनेमा ने अपनी भूमिका अदा करना शुरू कर दी थी। तीसरा कारण यह भी था कि राष्ट्रीय सरकार भी अब सिनेमा के विकास के लिए प्रयत्नशील थी। 1951 की फिल्म जांच पड़ताल समिति, 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना आदि ने प्रबुद्ध और शिक्षित समाज के दृष्टिकोण को बदला था और यही हवा का बदलता हुआ रुख दैनिक पत्रों में अभिव्यक्ति पाने लगा। इस समय यूँ तो सभी प्रमुख हिंदी दैनिक फिल्मों पर नियमित रूप से सामग्री प्रकाशन कर रहे थे, परंतु विगत कुछ वर्षों से पंजाब के कुछ हिंदी दैनिकों ने फिल्मी सामग्री प्रकाशित करने में देश के अन्य सभी दैनिकों से बाजी मार ली। जैसे पंजाब केसरी, वीर प्रताप और हिंदी मिलाप सप्ताह में एक बार नियमित रूप से फिल्म संस्करण प्रकाशित करते थे। उस दिन उनके मुख्य पृष्ठ पर अथवा अंतिम पृष्ठ पर फिल्म कलाकारों के रंगीन चित्र भी होते थे। तो आज़ादी के समय सबसे अधिक किन दैनिकों ने फिल्म पत्रकारिता को प्रकाशित करने में बाजी मारी, तो वह क्षेत्र है पंजाब, जिसमें पंजाब केसरी, वीर प्रताप और हिंदी मिलाप प्रमुख है। हिंदी फिल्मी पत्रकारों के इस समय देश में कई संगठन बने हुए थे और इनमें सबसे पुराना संगठन था कोलकाता का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो प्रश्न ये बनता है
कि देश में आज़ादी के समय फिल्म पत्रकारों के कई संगठन थे। इसमें सबसे पुराना संगठन कौन सा था? तो बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। करीब 20 वर्ष हुए। बम्बई के फिल्म पत्रकारों और समीक्षकों ने बॉम्बे फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन स्थापित किया। इस संगठन ने बंगाल के संगठन के समान कलाकारों और फिल्मों को पुरस्कृत करना भी प्रारंभ किया, परंतु कुछ ही वर्षों में इनमें पत्रकारों का एक वर्ग है वो अलग हो गया, और अलग हुए लोगों ने फिल्म क्रिटिक्स कल बुलाया, परंतु समय के साथ साथ यह संगठन भी निष्क्रिय हो गया। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान राजधानी के फिल्मी पत्रकारों को समारोह कवर करने में जब कठिनाई हुई, तो उन्होंने भी अपने को संगठित करने का निर्णय किया। फलस्वरूप 1962 में दिल्ली में फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो तब से यह संगठन अभी तक सक्रिय है। तो 1962 में दिल्ली में फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1973 में मुंबई के फिल्म पत्रकारों ने पुनः एक बार अपना संगठन बनाया। अब की बार इसका नाम रखा गया फिल्म जर्नलिस्ट सोसाइटी। यह संस्था काफ़ी कुछ कार्य कर रही है। लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आदि में जितने भी पत्रकार संगठन हैं, उनमें सभी भाषाओं के फिल्म पत्रकारों और समीक्षकों को सदस्यता प्रदान की गई है। भाषा के आधार पर न तो अंग्रेजी के फिल्म पत्रकारों तक का कोई संगठन है और न ही हिंदी के फिल्म पत्रकारों का कोई संगठन है। एक जागरूक फिल्म पत्रकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वे बातें इस प्रकार है। एक जागरूक फिल्म पत्रकार को फिल्म इतिहास के साथ साथ साहित्य, कला, संगीत, चित्रकारी, जनजीवन, नाटक आदि का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ये प्रश्न बड़ा बढ़िया बन रहा है। बिना इस पृष्ठभूमि के वह न तो सही मूल्यांकन कर पाएगा और न अपने पाठकों को उचित बिना इस पृष्ठभूमि की वह न तो सही मूल्यांकन कर पाएगा और न अपने पाठकों को उचित दिशा निर्देश दे पाएगा। फिल्म निर्माण कैसे होता है, इसका ज्ञान होना भी अनिवार्य है। उसे कथा और पटकथा का अंतर भी होना चाहिए। उसे ज्ञात होना चाहिए कि इनडोर और आउटडोर शूटिंग में कितना फर्क होता है। क्लोजअप और लॉन्ग शॉट किसे कहते हैं, बैंक प्रोजेक्शन और सुपर इम्पोजिशन की क्या उपयोगिता है, भारतीय भाषाओं में बन रही फिल्मों की तथा फिल्म बनाने वालों की आर्थिक स्थिति, कलात्मक रुझान, पृष्ठभूमि आदि की आवश्यक जानकारी भी उसे होनी चाहिए। इतना कुछ ज्ञान होने पर ही अच्छे फिल्मी समीक्षक होने की अपेक्षा की जा सकती है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एक फिल्म पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता करने वाले पत्रकार को किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। विभिन्न देशों की फिल्मी पत्रकारिताओं से भारत की प्रमुख सिने पत्रकारिताओं की तुलना करें तो हम यह गौरवपूर्वक कह सकते हैं कि संस्था की दृष्टि से नहीं, आकार, कलेवर और साज सज्जा के आधार पर भी भारत की प्रमुख फिल्मी पत्रिकाओं को विश्व की श्रेष्ठतम फिल्मी पात्रों के समक्ष रखा जा सकता है। अंग्रेजी फिल्म पत्रों में जैसे फिल्म फेयर, स्टार एंड स्टाइलिश, स्टारडस्ट, फिल्म वर्ल्ड, सिने ब्लिट्ज की अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या किसी भी अन्य देश की प्रमुख फिल्म पत्रिकाओं से आप भारतीय फिल्म पत्रिकाओं की तुलना कर सकते हैं। बात करते हैं वाणिज्यिक पत्रिका, यानी व्यापार से संबंधित, उद्योग से संबंधित पत्रिका। वाणिज्यिक पत्रिका का इतिहास औद्योगिकीकरण के साथ जुड़ा है। पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद समाचार पत्रों में उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। भारत में आर्थिक पत्रिका का प्रारंभ ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। देश में पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रिका
कैपिटल नाम से 1886 में कोलकाता से प्रकाशित हुई। तो भारत की पहली वाणिज्यिक पत्रिका कौन सी थी? तो कैपिटल, 1886, कोलकाता। इसके बाद लगभग 50 वर्षों के अंतराल में मुंबई तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा, आर्थिक राजनीति बन गई। इस दौर में मुंबई से निकले क्रॉस साप्ताहिक ने अपनी खास पहचान बनाई। इस पत्रिका का प्रकाशन 1910 में कोलकाता से ही प्रारंभ हुआ था। दिल्ली से 1943 में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का प्रकाशन हुआ। आज़ादी के बाद गुजराती में व्यापार पत्रिका का प्रकाशन हुआ और यह पत्रिका मासिक रूप से प्रारंभ हुई जो 1949 में हुई। अब वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए किन बातों की जानकारी होना एक पत्रकार को आवश्यक है? वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। किसी भी उत्पाद की आवक क्या है, खरीद क्या है, बिक्री क्या है, आयात क्या है, निर्यात क्या है, पैदावार आदि आदि का सामान्य ज्ञान भी उस पत्रकार को होना आवश्यक है। पेट्रोल की कीमतों में कमी या बढ़ोतरी के पीछे क्या कारण है तथा वैश्विक बाजार में इसकी कीमतों में कमी या बढ़ोतरी का मूल्यांकन करना भी उसे आना चाहिए। विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। कृषि उत्पादों, खाद्यान्नों आदि की पैदावार में कमी और बढ़ोतरी से उनकी कीमतों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना और बाजार में मांग के सामने कीमतों का अर्थशास्त्र भी जानना उसे अत्यावश्यक है। अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है कि मांग के बदले यदि आपूर्ति कम है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है तथा यदि किसी वस्तु की आपूर्ति मांग की तुलना में ज़्यादा है तो उस वस्तु की कीमत घट जाती है। बाजार किसी भी उत्पाद की कीमत बढ़ाने अथवा घटाने में दलालों की भूमिका होती है। दलाल वे होते हैं जो विक्रेता और क्रेता के बीच माध्यम का काम करते हैं और एक निश्चित राशि दलाली के रूप में अर्जित करते हैं। समाचार पत्रों में वाणिज्य पृष्ठों को देखें तो इसके कई भाग दृष्टिगोचर होते हैं, जिसमें हम देखते हैं अनाज मंडी, तेल तिलहन, गुड़ खंडसारी, सर्राफा, शेयर बाजार, रुई बाजार, धातु, पटसन, चाय, किराना बाजार के अलावा कंपनी समाचार, आर्थिक समीक्षा आदि की जानकारी होती है। इन सभी स्थायी स्तंभों के अलावा कई बार आयात निर्यात, वित्तीय नीतियाँ और विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति का विश्लेषण आदि भी इनके पृष्ठों पर होता है। इस पूरे बाजार को समझने के उपरांत ही वाणिज्यिक पत्रकारिता में महारत प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में वाणिज्यिक पत्रकारों की काफ़ी मांग है और इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए भविष्य में प्रबल संभावनाएं हैं। तो इस वाणिज्यिक पत्रकारिता में कोई काम करना चाह रहा है तो इसके लिए प्रबल संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर है। अब बात करते हैं अपराध समाचारों संबंधी पत्रकारिता। अपराध समाचारों से संबंधित पत्रकारिता क्या है? तो अपराध समाचारों की चर्चा करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि अपराध किसे कहते हैं। शाब्दिक रूप में कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना ही अपराध है। यही हम मानते हैं कि कानून का उल्लंघन करें या कानून के विरुद्ध कार्य करें तो वह अपराध है। समाचार पत्रों में आज अपराध समाचारों की भरमार देखने को मिलती है। समाज में प्रतिदिन ऐसी अनेक घटनाएं होती है जो अपराध की श्रेणी में आती है। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग अथवा उनका संपादन बहुत ही कठिन कार्य है। बगैर किसी प्रमाण के किसी समाचार का प्रकाशन रिपोर्टर के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। इसलिए जब तक किसी पर आरोप सिद्ध न हो उसे अपराधी लिख देना स्वयं अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए सबसे पहले अपराध से संबंधित समाचार लिखने वाले पत्रकार को आरोप सिद्ध हो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, वरना आरोप सिद्ध नहीं होने से पहले वह यदि किसी को अपराधी लिख देता है तो उसका ऐसा लिखना ही अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग करने वाले को
पुलिस, अदालत और कानून का सामान्य ज्ञान होना भी आवश्यक है। किसी भी अपराध की खोजबीन के लिए पुलिस में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी होने के साथ साथ घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा ज्ञात होना आवश्यक है। कौन सी घटना कब हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, इसका कारण क्या था, जिम्मेदार क्या था, इसके बारे में क्या एक्शन लिया गया है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। किसी भी अपराध के समाचारों में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, क्यों आदि का उत्तर भली-भांति रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि पाठक की जिज्ञासा शांत हो सके। अब बात करते हैं अदालती पत्रकारिता यानी कानून से संबंधित पत्रकारिता, अदालत से संबंधित पत्रकारिता। वस्तुतः अपराध समाचारों के क्रम में ही अदालती समाचारों को देखा जा सकता है क्योंकि अपराध से ही संबंधित होते हैं। अपराध करने वाले अपराध करने के बाद अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उसे अदालत में प्रस्तुत करने के बाद दिए गए फैसलों के समाचारों को अदालती समाचारों के तहत लिया जाता है। अदालत में अपराधी के पक्ष और अभियोजन अर्थात आरोप लगाने वाले पक्षों के वकील के प्रस्तुत तर्क के आधार पर अदालत अपना फैसला सुनाती है। अदालत में हुई बहस और उसके बाद फैसले की समस्त कार्रवाई को अदालती समाचारों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अदालती समाचारों की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक फैसले की खबर से देश भर में हलचल मच जाती है और कई बार तो वह हलचल आंदोलन का रूप ले लेती है। अतः ऐसे समाचारों को काफ़ी गंभीरता से लिखने की आवश्यकता होती है। इनमें जरा सी भी चूक, जरा सी भी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। कई बार फैसले में उल्लेखित तथ्यों को ठीक से न समझ पाने के कारण भारी नुकसान भी हो सकता है। तो अदालती पत्रकारिता में बहुत अधिक सतर्कता की जरूरत होती है। अब बात करते हैं इस पाठ के सारांश की। उपर्युक्त सभी समाचारों के प्रकार और इनकी रिपोर्टिंग करने में आवश्यक सावधानियों और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने के उपरांत उनकी महत्ता की जानकारी तो मिलती ही है। साथ ही खेल पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता, अपराध और अदालती समाचारों की रिपोर्टिंग के बारे में भी जानकारी मिलती है। उक्त अध्याय से यह समझ आना आवश्यक है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में गंभीरता के साथ साथ तटस्थता यानी निष्पक्षता का होना भी आवश्यक है ताकि समाचारों में पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाई नहीं दे। शब्दावली की बात करें, वाणिज्यिक पत्रकारिता क्या है, व्यापार से जुड़ी। अभियोजन क्या है, आरोप लगाने वाला पक्ष। अभियुक्त कौन होता है, आरोपी होता है। प्रश्नोत्तर की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्नोत्तर जिनका हमने उत्तर साथ ही साथ देखे। व्यापारिक पृष्ठ के विभिन्न अंग क्या क्या है, जैसे हमने तेल तिलन, खुदरा, सर्राफा बाजार, शेयर बाजार। तो ये है। वाणिज्यिक पत्रकारिता का क्या महत्व है, व्यापार से संबंधित, उद्योग धंधों से संबंधित जितनी भी समाचार है वो हमें वाणिज्यिक पत्रकारिता से मिलते हैं। अपराध समाचार किसे कहते हैं, अपराधों से जुड़ी जो घटनाएं हैं। अदालती समाचार, अपराधों के बारे में जो कानून का फैसला होता है वह अदालती समाचार की श्रेणी में आता है। खेल समाचार, खेल खिलाड़ी और विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी है वो खेल समाचार है। और विज्ञान की खोजें, विज्ञान के कार्य, विज्ञान के आविष्कार, विज्ञान की प्रगति, उससे संबंधित जितनी जानकारी हमें मिलती है वो विज्ञान पत्रकारिता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था आज का पाठ। उम्मीद करता हूँ आज के पाठ का ये प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया होगा। पुनः एक बार आपसे निवेदन करूँगा कि इस चैनल के लिंक को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। मिलेंगे किसी और अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद।